हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, UPSSC का PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं और इसके लिए मैंने कोई भी कोचिंग पर तैयारी नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के जो CDP के क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। 25 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये पेपर नंबर 14 है। इससे पहले 13 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊँगा, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में पहली बार में ही 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचान कर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं और इनके जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, जो कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल गत्यात्मक कौशल और एक होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो ऐसे कार्य जिन्हें करने के लिए हमारी मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग हो और हमारी मांसपेशियों पर भार पड़े, उन कार्यों को हम स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। और जिन कार्यों को करने के लिए हमारी मांसपेशियों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, ज़्यादा भार नहीं पड़ता, उन कार्यों को करने के लिए उन कार्यों को सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, भागना। तो जब हम भागेंगे तो हमारी मांसपेशियों का अच्छा खासा प्रयोग होगा, तो ये वाला स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। मैंने यहाँ पर एस बना दी। पकड़ना, तो जब हम किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे तो उसको पकड़ने के लिए हमें मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ मैं बना देता हूँ, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। तो पेंसिल या पेन से किसी भी कागज़ पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, इसमें भी हमें मांसपेशियों का कोई भारी भरकम प्रयोग नहीं करना है, तो ये भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, निचोड़ना। तो निचोड़ने में भी भागने के बराबर मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेन पकड़ना एक आसान काम है, जबकि गिलास पकड़ना पेन पकड़ने की अपेक्षा थोड़ा भारी काम है ना। पेन पकड़ने की अपेक्षा हमें गिलास पकड़ने में मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, ज़्यादा बल देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बालक हल्का कार्य करने से पहले भारी कार्य करना सीख ले तो इसे हम अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बच्चा हल्का कार्य करने से पहले भारी कार्य करना सीख ले तो इसे हम अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शीर्षगामी सिद्धांत,
तो शीर्षगामी सिद्धांत का अर्थ होता है जब बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो इसे हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं, और जब बालक का विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है तो इसे हम अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के कई मतलब भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं वो होती हैं परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, परिवार, पास पड़ोस या आस पड़ोस, इन तीनों को छोड़कर जितनी भी संस्थाएं होती हैं वे सभी समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, लेकिन परिवार, आस पड़ोस और पास पड़ोस ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे प्राथमिक संस्थाएं पूछा गया है। तो देखिए, आस पड़ोस और मुद्रक संचार, तो जो संचार होता है ये क्या द्वितीयक संस्था होती है, तो ये गलत हो गया। विद्यालय और कानून, ये भी द्वितीयक है, तो ये गलत हो गया। सामाजिक नीति और धर्म, तो धर्म, धार्मिक संस्था, विद्यालय, संचार के माध्यम, ये भी द्वितीयक संस्था है। परिवार और आस पड़ोस, ठीक है, परिवार और आस पड़ोस या फिर परिवार और पास पड़ोस, ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, निगमनात्मक रूप से सोचना। तो बच्चों के अंदर निगमनात्मक रूप से सोचने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है या दूसरी अवस्था कौन सी है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। और दोस्तों, कभी कभी इनका समय पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था की समय अवधि क्या होती है। तो पहली अवस्था की जो समय अवधि होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था 11 से 15 वर्ष या इससे ऊपर तक होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, और इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। ठीक है, बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था, यानी कि जो दूसरा वाला बर्तन था उसमें मात्रा तो समान आती थी लेकिन उसका जो आकार था वो लंबा और संकरा था, संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो यह विकेंद्रीकरण में कठिनाई दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाए कि हमारे पास 2 बर्तन हैं और दोनों ही बर्तनों में समान मात्रा में कोई वस्तु आती है, लेकिन उन बर्तनों के आकार कैसे हैं, आकार अलग अलग हैं, तो इस तरह के जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो होते हैं विकेंद्रण में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं विकेंद्रण या विकेंद्रीकरण दे रखा होगा, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ दे रखा है जीववादी सोच। तो जीववादी सोच हम उसे कहते हैं जब बच्चा यह मानने लगे कि प्रत्येक वस्तु में जीव होता है, तो उसे हम जीववादी सोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क। तो एक बच्चे के अंदर काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क करने की क्षमता अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और ये 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, तो क्वेश्चन में दे रखा था समाज, ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें भी दे रखा है सामाजिक क्रम, तो समाज सामाजिक एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, तो जब बच्चे ये सोचें कि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, तो उसे हम आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो जब भी बालक बालिका यह सोचकर कार्य करें कि इस कार्य को करने से समाज में हमें अच्छा समझा जाएगा, इस कार्य को करने से हमें समाज में बुरा समझा जाएगा, तो यह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो ऐसे सिद्धांत जो कि हर जगह पर समान रूप से लागू होते हैं उन्हें हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? तो देखिए उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना गलत है, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ये वाला वाक्य सही है, बच्चों को पाठ प्रदान करने के लिए संकेत और इशारे दिए जाते हैं। बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ कह रहा है कि बिना चर्चा के, यानी कि चर्चा नहीं की जाती है, तो चर्चा नहीं की जाती तो ये गलत बात है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांतों में बताया है कि बच्चों को सहायता देने के लिए, बच्चों को पाठ प्रदान करने के लिए हमें संकेत व इशारों का प्रयोग करना चाहिए और डायरेक्ट बच्चे को उत्तर नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की ने निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, तो अत्यधिक एक नेगेटिव वर्ड है, कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है और स्मरण करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। सहयोगात्मक अधिगम, तो सहयोग करना एक अच्छी बात है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर 2। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो परीक्षा केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये गलत है। परीक्षा केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि बाल केंद्रित एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। हमें मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं अपनाना है, बल्कि हमें लचीला पाठ्यक्रम अपनाना है। तो सहयोगात्मक अधिगम के बारे में लेव वायगोस्की ने बात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, तो निष्क्रिय एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य गलत हो गया। बालक ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होते, बल्कि सक्रिय ग्रहणकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, तो सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, तो केवल भी एक नेगेटिव वर्ड है और व्याख्यान विधि भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम, तो बच्चे किसी भी चीज़ में असक्षम नहीं होते, बच्चे सभी चीज़ों में सक्षम होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि असक्षम, तो असक्षम एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहला, तीसरा और चौथे सभी गलत वाक्य हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 2 सही वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के तीनों से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? तो वह स्थानिक बुद्धि दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और जब भी कोई बालक, जब भी कोई बच्चा मानसिक चित्रण कर पाए वस्तुओं का, ठीक है, तो वह स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। भाषाई बुद्धि, जिन बच्चों के बोलने में कुशलता होती है उनमें भाषाई बुद्धि होती है। संगीतज्ञ बुद्धि, तो जो बच्चे गीत गाने में, संगीत में अच्छे होते हैं उनमें संगीतीय बुद्धि पाई जाती है, ठीक है।
और देखिए चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, चौथे ऑप्शन में बोला गया है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक का अर्थ होता है जब कोई एक बालक किसी दूसरे बालक की कुशलताओं के बारे में, दूसरे बालक के बारे में जानकारी रखता है, उसकी रुचियों के बारे में जानकारी रखता है, तो उस प्रकार की बुद्धि को हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अब एक और बुद्धि होती है जो होती है अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है, जब कोई भी बालक अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करता रहता है तो वह बुद्धि अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो आपको अंतःवैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में कन्फ्यूज नहीं होना है। जब बालक खुद के बारे में सोच विचार करे तो वह कहलाएगी अंतःवैयक्तिक, अंतः यानी कि अंदरूनी। और अंतर का मतलब होता है अंतर करना दो चीज़ों में। तो अंतर करने के लिए हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि दो बालक। तो जब एक बालक दूसरे बालक की रुचियों के बारे में जानकारी रखता है, यानी कि दो बालक हो गए, तो दो बालकों में क्या किया जाता है, अंतर। तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, तो ये वाला वाक्य गलत है। भाषा और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। भाषा और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर 4, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ सकती है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर कोई बालक भाषा की अभिव्यक्ति करता है तो इससे उसके संज्ञान में देरी नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, तो ये सभी नेगेटिव वाक्य हैं, गलत वाक्य हैं। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही वाक्य है और इसलिए ये बाकी के तीनों से अलग है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेंडर, ठीक है। तो जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है, समाज के द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर 2, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, तो ये वाला वाक्य गलत है। ठीक है। एक जन्मजात जैविक गुण है, ये भी गलत है। समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। जेंडर एक ऐसी संरचना है जो समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन सही है। ठीक है, सही है। तो ये वाले जो दोनों ऑप्शन है ये हमारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही शुरुआत में लिखा गया है सही है। लेकिन जो गलत है, इसमें दे रखा है गलत है, उसमें दे रखा है गलत है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, क्यों गलत हो गए हैं? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो विविध पाठ्यक्रम होते हैं वो छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिया रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कोई हमारा सही आंसर होगा। लेकिन पूरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो छात्र होते हैं, जो बालक बालिकाएं होते हैं, वे आपस में अपने साथियों से कई प्रकार की चीज़ें सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है, तो श्रेणीबद्ध बनाना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य
गलत हो गया। तो दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन गलत हो गए, पहला वाला ऑप्शन सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो संदर्भित, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है, संदर्भित एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। मानकीकृत, तो मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य गलत है। हमारा जो पाठ्यक्रम है या तो उन्हें क्या है, मानकीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें लचीली प्रकृति का होना चाहिए। मानदंड नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, मानदंड संदर्भित, तो मानदंड एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा वाक्य ही नेगेटिव हो जाएगा। अध्यापक अभिमुखी या फिर अध्यापक केंद्रित, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चीज़ों को बालक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित और अध्यापक केंद्रित नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बाकी के 3 से अलग है, यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? तो बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, तो कंठस्थ करना और याद करना दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, तो अभिसारी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अभिसारी नेगेटिव वर्ड होता है और अपसारी पॉजिटिव वर्ड होता है, तो यहाँ दे रखा है अभिसारी, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य गलत हो गया। प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, तो प्रकार्यात्मक स्थिरता एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो, तो नवाचारी यानी कि नए नए विचार करना पॉजिटिव वर्ड है, खोजना पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? तो अनम्य पाठ्यक्रम, तो अनम्य एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया, ठीक है। नम्य पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अनम्य, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो परीक्षा केंद्रित एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी गलत है। चीज़ों को शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए, न कि परीक्षा और शिक्षक केंद्रित। उचित समायोजन, तो उचित समायोजन, उचित का मतलब होता है अच्छा, तो उचित समायोजन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन को और पढ़ लेते हैं। अगम्य और दुर्गम इमारती संरचना, तो अगम्य या फिर दुर्गम इमारत होगी तो वो बच्चों के लिए किसी भी काम की नहीं होगी, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? समता, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर हो सकता है। समानता, ठीक है, समानता भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है बच्चों में भी, बच्चों को अलग अलग करने की कोशिश करना, अलगाव पैदा करना उनमें, तो अलगाव एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाक्य गलत हो गया। पक्षपात, पक्षपात करना भी गलत बात है, पक्षपात करना, भेदभाव करना गलत बात है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन समता और समानता दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा समता, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसमें ऑप्शन में समता और समानता दोनों ही ऑप्शन दिए हो, तो समता पे हमें आंसर टिक करना है, तो समानता और समता अगर दोनों दे रखे हो तो हमारा आंसर क्या होगा? समता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार पाया जाता है वे बच्चे अधिक समय तक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अधिक समय तक कक्षा में एक ही स्थान पर नहीं बैठ पाते हैं, ये कक्षा में इधर उधर भागते रहते हैं और इनको चीज़ें अधिक समय तक याद नहीं रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, तो ये वाला वाक्य गलत है, ये बच्चे उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित नहीं होते हैं। बहुत सचेत होना, तो ये वाला वाक्य भी गलत है, ये बच्चे बहुत सचेत भी नहीं होते हैं। लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, तो धैर्यवान भी ये लोग नहीं रहते हैं, ये बच्चे धैर्यवान नहीं रहते हैं। आकुल होना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ये बच्चे आकुल रहते हैं, हर समय कक्षा में इधर उधर ये घूमते फिरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बच्चे क्या है? आकुल रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं वे चीज़ों को समझने में अधिक समय नहीं लेते, बल्कि वे चीज़ों को जल्दी ही समझ जाते हैं। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। सृजनात्मक बालक नए नए विचार और मूल विचार सुझाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं वे बच्चे होशियार होते हैं और वे संज्ञानात्मक विकास में बिल्कुल भी पिछड़े हुए नहीं होते। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। सृजनात्मक बच्चों को विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत नहीं लगती है, बल्कि वे चीज़ों को जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है स्वलीनता विकार, ठीक है। क्या दे रखा है? स्वलीनता। तो स्वलीनता, स्वलीन, जो बच्चे अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, जो बच्चे अपने आप में ही लीन रहते हैं, उन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है। और ये बच्चे संप्रेषण में खराब होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ठीक है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। इन बच्चों में व्यापक तथ्यात्मक जानकारी इन बच्चों को होती है, ठीक है, और ये जानकारी को आसानी से धारण कर सकते हैं। सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, तो ये वाला वाक्य गलत है। ये बच्चे सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज में घुले मिले नहीं होते हैं और ये आसपास के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। संज्ञानात्मक नम्यता, तो ये भी गलत है। अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण, ये भी गलत है। ये बच्चे संप्रेषण के मामले में अच्छे नहीं होते, तो यहाँ दे रखा है सटीक संप्रेषण, तो ये बच्चे सटीक संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, तो कंठस्थ करना एक नेगेटिव वर्ड है और स्मरण करना और याद करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य हमारा गलत हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, तो प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को नहीं बढ़ाना है। व्यवहार के अनुकूलन के लिए, तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है, क्योंकि अनुकूलन एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये तीसरे वाले ऑप्शन की अपेक्षा ज़्यादा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में अनुकूल तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन व्यवहार एक नेगेटिव वर्ड है। व्यवहार या फिर व्यवहारात्मक नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? तो खोजी अधिगम, तो खोजी अधिगम तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है, ठीक है। बालक नई नई खोजें करते हैं, खोज करने के माध्यम से सीखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, तो सहयोग करना भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी सही है, ठीक है। यहाँ खोजी पॉजिटिव वर्ड था, ये वाला वाक्य भी सही था। सहज अनुमान लगाना, तो सहज पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। निष्क्रिय नकल, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है और नकल करना भी एक बुरी बात है, गलत बात है, तो ये वाला वाक्य गलत है। तो देखिए, जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरे तीनों ही वाक्य सही हैं, लेकिन चौथा वाला वाक्य गलत है और यही बाकी के 3 से अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कथन ए, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ दे रखा है पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, तो सक्रिय करना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। तर्क आर, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखिए दोस्तों, ये वाला वाक्य पूरी तरह से सही होता अगर असंबंधित की जगह पर संबंधित लिखा हुआ रहता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है असंबंधित। असंबंधित का मतलब विषय वस्तु बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है, तो जब विषय वस्तु बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है तो वह बच्चों के किसी भी काम की नहीं है। तो यह वाला वाक्य क्या है हमारा, गलत है। तो ये सही है लेकिन आर गलत है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। तो सक्रिय और सामाजिक, तो ये वाला वाक्य सही है। निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। सक्रिय और व्यक्तिगत, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। निष्क्रिय, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही हमारे सही आंसर हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी सक्रिय दे रखा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी सक्रिय दे रखा है, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए। अब देखते हैं, यहाँ सामाजिक दिया हुआ है, यहाँ व्यक्तिगत दिया हुआ है। तो अधिगम की जो प्रकृति होती है वो सक्रिय और सामाजिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। तो स्मृति सहायक विधियां, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करके बालक की स्मरण शक्ति अच्छी की जा सकती है, मतलब कि बच्चे को चीज़ों को याद रखने में सहायता होती है, तो उसका अधिगम बेहतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, तो खोज करना एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, तो स्थिरता एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। कलन विधि, ठीक है, तो कलन विधि ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 कौन सी में दे रखे हैं, तो 1, 2, 4 दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को बालकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो भले ही उनके विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तो ये वाला वाक्य सही है। तर्क आर, देखिए ऑप्शन नंबर जो कथन ए दे रखा है, इसमें दे रखा है विचारों को साझा करना, तो विचारों को साझा करना एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रेरित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य इसलिए सही है। तर्क आर, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। बच्चों की जो भ्रांतियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, तो क्या कोई भी दुश्चिंता समस्या समाधानों को बेहतर कर सकती है, बिल्कुल नहीं, गलत वाक्य। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अगर किसी भी बालक बालिका में संतुलित उत्साह है तो वह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, ये वाला वाक्य सही है। भागीदारी का मतलब होता है किसी भी खेलकूद में या किसी भी क्रिया में हिस्सा लेना, तो भागीदारी करना, हिस्सा लेना अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करती है, तो निराशा एक नेगेटिव वर्ड है, और क्या है निराशा बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला वाक्य गलत है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। जिन बच्चों में शर्मिंदगी होती है यानी कि जो शर्माती हैं वो सामूहिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तो महारत उन्मुखी, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बाकी का देखिए सफलता असफलता प्रदर्शन, इन सफलता असफलता और प्रदर्शन करने पर बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए, महारत हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ दे रखा है सकारात्मक, यहाँ दे रखा है नकारात्मक, यानी कि पहले वाले डैश में सकारात्मक ऑप्शन आएगा। तो विचार आवेश सकारात्मक है, ठीक है। संकल्पना मानचित्रण ये भी सकारात्मक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों ही शब्द क्या है, सकारात्मक है। निष्क्रिय नकल, तो निष्क्रिय नकल क्या है, ये तो एक नकारात्मक वर्ड है, जबकि हमें चाहिए सकारात्मक, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। चर्चा, तो चर्चा करना सकारात्मक वर्ड है, सही है। समालोचनात्मक चिंतन ये भी सकारात्मक वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। स्कीमा सक्रियता, तो स्कीमा सक्रियता पॉजिटिव वर्ड है, जबकि अधिगम असक्तता नेगेटिव वर्ड है, तो यही हमें चाहिए था, ठीक है, ये हमें सकारात्मक चाहिए था और ये नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित नेगेटिव वर्ड है, गलत है। अध्यापक केंद्रित नेगेटिव वर्ड है, गलत है। अधिगमकर्ता केंद्रित ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अधिगमकर्ता केंद्रित, बालक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित ये सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। बहिष्कार केंद्रित, तो बहिष्कार करना तो गलत बात है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने किसी ना किसी एक दोस्त से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।